Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Aprajita Agrawal. I hope you are safe. मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। जो मेरी पहली वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बड़ी डिटेल में मैंने समझा चुकी हूँ आप लोगों को। और जो मेरी इसी पहली की वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बड़ी डिटेल में समझाया है। आप मेरी पहले की वीडियोस जाके प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आप लोग चाहे तो नोट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो भी मैं आप लोगों को लिखती हूँ उसमें समझाने के लिए। आप इसके लिए अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ मैं, कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें सब आपको डायग्राम वगैरह सब मिल जाएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिक्रूटमेंट। ये बड़ा ही सिंपल, आई थिंक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बट मैंने इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो रहती है उसको सिलेक्शन प्रोसेस समझ बैठते हैं। किस लोगों को तो समझ में नहीं आती कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों करते हैं। तो आज हम लोग बड़ा ही सिंपल चैप्टर समझने वाले हैं। आई होप आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं इसमें आज आप लोगों को मीनिंग समझाने वाली हूँ, साथ इसकी सोर्सेस समझाने वाली हूँ, इसके प्रोसेस समझाने वाली हूँ और फैक्टर समझाने वाली हूँ जो अफेक्ट करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को। सो चलो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ जो भी मैंने लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस और सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय and stimulating them to apply for the job in an organization. When more person apply for the job, then there will be scope for recruiting better person. Recruitment is a linkage activity bringing together those with jobs and those seeking jobs. In simple words, the term recruitment refers to discovering the source from where potential employee may be selected. अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है हम क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं सर्च कर सके एम्प्लॉयज़ को। पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। हम इस प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है इसमें हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे फाइनेंस में मुझे 2 लोगों की ज़रूरत है और मार्केटिंग में मुझे 2 लोगों की एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी बाहर की सोसाइटी के जो भी एम्प्लॉय या पर्सन हैं जो जॉब चाहते हैं मार्केटिंग में, फाइनेंस में, मैं उन लोगों को सिर्फ बताऊँगी। अभी कोई सिलेक्शन नहीं कर रही हूँ मैं इस प्रोसेस में, सिर्फ उन लोगों को बता रही हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी खाली है, आप लोग आकर अप्लाई करें, अपनी रिज्यूम डालें, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरें। सिर्फ ये बता रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। आपने बहुत सारे ऐप देखे होंगे आजकल, तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं। इंडीड करके एक ऐप आने लग गया है, एक naukri.com करके एक ऐप आने लग गया है, जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो उसमें ही कर लेते हैं। मैंने देखा है क्योंकि मैंने भी अप्लाई करके देखा था, तो वो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें ही कर लेते हैं। आप अगर उसमें जाकर देखेंगे तो वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रोफाइल डालेंगे कि यहाँ यहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी डिटेल डालेंगे और फिर उसके बाद वो लोग ये नीचे डालते हैं कि क्या क्या वैकेंसी उनके ऑर्गेनाइजेशन में खाली है। उसके बाद साथ ही साथ वो लोग उधर है ना जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन भी पूरा डिटेल में लिख देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग की जॉब खाली है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये स्किल एक एम्प्लॉय में होना चाहिए, कि मतलब वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसमें डाल देते हैं कि जैसे मार्केटिंग का बंदा है तो उसको 1 महीने में इतना सेल करना ज़रूरी है, ये उसमें क्वालिटी होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब क्या होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। उसके बाद जब आप अपना रिज्यूम डालोगे तो उसके बाद आपको कॉल या मैसेज आता है या मेल आता है कि आपका जो प्रोफाइल थी वो सेलेक्ट हो चुकी है इंटरव्यू के लिए। सिर्फ उसके बाद आता है कि आपका इंटरव्यू के लिए हमारी जो प्रोफाइल थी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो चुकी है, तो आप आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। तो ये सब जो प्रोसेस होती है सिर्फ बाहर इन्वायरमेंट में बताना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी खाली है, आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूम डालिए। तो ये प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, क्यों प्रोसेस करते हैं, डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस क्यों नहीं कर लेते हैं? तो वो इसलिए होता है कि सपोज़ मैंने अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस के लिए डाला कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, कोई भी 2 बंदे के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है। तो क्या होगा, ये जब बाहर पता चलेगा तो जो भी पर्सन है जिसको जॉब चाहिए वो क्या करेगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 50 तो मुझे लगता है कि
रिज्यूम आ जाएंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये 50 एम्प्लॉयज़ को तो मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती ना, मुझे सिर्फ ज़रूरत कितनी है 2 लोगों की। अब मैं 50 एम्प्लॉय क्यों सेलेक्ट करूँ जब मुझे ज़रूरत ही 2 लोगों की है। तो मैं क्या करूँगी, सबकी एप्लीकेशन फॉर्म्स, किसी के रिज्यूम मैं देखूँगी कि मेरा जो जॉब स्पेसिफिकेशन था और जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं। मैंने एक एम्प्लॉय का रिज्यूम देखा जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, जॉब जो मैंने डिसाइड किया था, क्या क्या स्किल उसमें होना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब जो मैंने डिसाइड करके रखा था कि मेरे जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये सब होना चाहिए, तो वो बंदा है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए बुला सकती हूँ। तो ये सब क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में सर्च करना एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बाद वो लोग अप्लाई करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करोगे उनका, मतलब निकालोगे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट एम्प्लॉय है, उसमें से आप लोग फिर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप लोग ने जैसे सेलेक्ट किया, मैंने 50 मेरे पास आए एप्लीकेशन फॉर रिज्यूम्स मेरे पास आए, उसमें से मैंने 10 एप्लीकेशन फॉर्म या रिज्यूम लोगों के सेलेक्ट करे। अब ये 10 को मैं क्या करूँगी, कल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी। अब ये 10 में से मैं 10 तो सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे ज़रूरत कितनी है, सिर्फ 2 लोगों की है। तो अभी 10 में से भी मैं देखूंगी कि कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है अभी भी मेरे लिए। मैंने तो सिर्फ अभी निकाला कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने से इतने हो सकते हैं, मतलब नहीं 10 को मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा है कि हाँ इतने हो सकते हैं, 40% चांसेस है कि ये लोग आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने उनका लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू लूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ 2 को सेलेक्ट करूँगी। अब 10 में से भी सिर्फ मेरे को तो हटाना ही है, 2 को ही सेलेक्ट करना है। तो ये सब जो प्रोसेस होती है ना, वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें हम लोग सिर्फ सर्च करते हैं कि कौन सा बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना तो एडवर्टाइज़ करते हैं, कि एडवर्टाइज़ करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वैकेंट पोजीशन है उसके लिए। समझ में आया? चलो अब हम आते हैं हमारी सोर्सेस के, कि क्या क्या हमारे सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से एक एम्प्लॉय को ला सकते हैं। तो पहला जो है हमारा, वो है हमारा इंटरनल, और सेकंड है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक्सटर्नल होता है ना, वो आउटसाइड द इन्वायरमेंट होता है। मतलब रिक्रूटमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वो है हमारा पहला इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो सकता है कि हमारे जो अंदर के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से ही हम किसी को जो वैकेंट पोजीशन खाली है वो फिल करवा दें। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, हम बाहर से किसी एम्प्लॉयज़ को लेकर आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल के कुछ हैं, जैसे प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, डिमोशन है, रिटायरमेंट एम्प्लॉय है, नोटिस है, और जो पोस्टिंग है। प्रमोशन मतलब कि हमारा एक वैकेंसी पोस्ट खाली थी मैनेजर की, सपोज मैनेजर की पोस्ट खाली थी। अब हम दूसरा एक एम्प्लॉय है जो हमारे साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसकी स्किल अच्छी हो गई, अब वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया अब इसको, तो हम क्या करेंगे, वो प्रमोशन उस दूसरे एम्प्लॉय को दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा इंटरनली रिक्रूटमेंट हो गया। ठीक है, कि जो वो वैकेंट पोजीशन थी वो हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉय को ही दे दी। अब जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सॉरी, एक्सटर्नल में क्या हम करते हैं, बाहर से एम्प्लॉयज़ को लाते हैं। पहला है प्रेस एडवर्टीजमेंट करवा लें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ले आएँ, प्लेसमेंट करवाना, ये सब जो होता है एक्सटर्नल होता है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल होता है, बाहर से किसी को बुलाना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही एम्प्लॉय को ही हमारी वैकेंट पोजीशन दे देते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस, सॉरी इंटरनल प्रोसेस। तो ये हमारे 2 सोर्सेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं हमारी मेन प्रोसेस को, क्या प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की। पहली हम देखें तो वो है हमारी आइडेंटिफाई द जॉब रिक्वायरमेंट। सबसे पहली और मेन जो है, आइडेंटिफाई द जॉब रिक्रूटमेंट, कि क्या क्या हमारी जॉब रिक्रूटमेंट है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, एक मार्केटिंग में है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 2 डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोगों को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, रिक्वायरमेंट और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकंड हम करेंगे प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जो अभी मैंने आप लोगों को अभी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया
कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही क्लियर कर लेते थे। जैसे मैंने अभी इंडीड का एग्जांपल दिया आपको, जो naukri.com इंडीड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल दे देते हैं, और उसके बाद जो भी वैकेंट पोजीशन खाली होती है, जैसे मार्केटिंग में खाली है पोजीशन उनके यहाँ, तो वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दे देंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कि जॉब की क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, कि मतलब कि क्या क्या उसमें होना चाहिए पोजीशन। जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कि मतलब जैसे मार्केटिंग में हमारी जॉब खाली है तो पूरी मार्केटिंग की डिटेल दे देंगे कि हमारे मार्केटिंग में एक जॉब खाली है, कौन सी पोजीशन की खाली है, वो सब देना, उसको कहते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है ना, उसमें हम क्या क्या स्किल और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब को करने के लिए वो हम देते हैं। जैसे सपोज़ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होना चाहिए, स्किल्स क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज क्या क्या होना चाहिए उस बंदे के पास। तो ये सब हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। जब हम सिर्फ जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं उसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या स्पेशल चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए, ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए, ये सब हमें लोग जॉब स्पेसिफिकेशन में दे देते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग द वैकेंट पोजीशन। उसके बाद हम एडवर्टाइज़ करते हैं। जब हमने जॉब आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन लिख दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैकेंट पोजीशन की एडवर्टाइज़ कर देंगे बाहर, सोशल मीडिया का यूज़ करके, मैगजीन पर, न्यूज़पेपर पर, अभी तो मैं naukri.com को आपको बता रही हूँ, उस पर आप लोग पब्लिश कर सकते हैं अपना सब कुछ, जो जो आपकी वैकेंट पोजीशन खाली है उसके बारे में। अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, ये इसके द्वारा ही हम लोग कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन फॉर्म या रिज्यूम सबमिट करें। मैनेजिंग द एप्लीकेशन, अब बहुत सारी मैंने आपको बताई, कोई एक या दो तो एप्लीकेशन आएगी नहीं, एटलीस्ट 50 या 60 से आएगी, है मैं तो उससे ज़्यादा ही आएगी आई थिंक। मैनेजिंग उस एप्लीकेशन को मैनेज करना। उसके बाद स्क्रूटनाइजिंग द एप्लीकेशन। स्क्रूटनाइजिंग द एप्लीकेशन में हम लोग, इधर मैंने लिखा है, इसमें हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरनली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एप्लीकेशन टू गो थ्रू द कैंडिडेट प्रोफाइल थॉरली। इसमें हम लोग जो जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया ना, उसकी जो प्रोफाइल रहती है और जो उसका रिज्यूम रहता है, उसको हम पूरे तरीके से देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोजीशन है उससे मैच कर रहा है या नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन जो अभी बात करी, जॉब स्पेसिफिकेशन, वो मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है, कि हमको चाहिए तो मार्केटिंग का चाहिए पर वो बंदा तो फाइनेंस का निकला, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स। उसके बाद पूरा देख लिया, 50 लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म डाले। अब उसमें से हम 50 को तो ले नहीं सकते, हमको ज़रूरत क्या है, सिर्फ 2 लोगों की है, तो उसके बाद भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट में भी 2 नहीं निकालेंगे, मतलब 10 तक तो निकालेंगे, फिर 10 के बाद जो इनका सिलेक्शन होगा, इनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद हम सिर्फ 2 को निकालेंगे। तो ये होता है हमारा शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स। ये मैंने डिटेल में लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है हमारी डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड आता है गुडविल, थर्ड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फोर्थ है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। पहले की बात करें सप्लाई और डिमांड, तो वही कि डिमांड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड तो 2 लोगों की है, 4-5 लोगों की है, पर सप्लाई उतनी हो नहीं रही है बाहर। और बाहर इन्वायरमेंटल में ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बाहर हमको एम्प्लॉय मिल नहीं रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, सप्लाई और डिमांड और सप्लाई में कुछ भी चेंज होना, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड केस लें तो ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आ रही है, मतलब बहुत एप्लीकेशन फॉर्म रिज्यूम आए जा रहे हैं, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। सेकंड है हमारा गुडविल। गुडविल मतलब इमेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है वो अफेक्ट करती है। इमेज अच्छी है या बुरी, ठीक है, कि पता चल रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इमेज तो हमारी बहुत बुरी है, तो कहाँ से एम्प्लॉय आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिज्यूम नहीं डालेगा रिक्रूटमेंट के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत अच्छी है, पता चलता है कि हाँ वो लोग एम्प्लॉयज़ को बहुत फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, या बोनस वगैरह बहुत अच्छा देते हैं, सैलरी बहुत अच्छी देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होंगे बाहर के लोग। जब पता चल रहा है कि नेगेटिव इमेज है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को तो बहुत परेशान करते हैं, सैलरी टाइम पर नहीं देते, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करेगा।
थर्ड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बाहर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है वो अफेक्ट करता है। फोर्थ है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, लार्ज है या स्मॉल है या मीडियम है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर लार्ज है तो हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, मीडियम लार्ज है तो एटलीस्ट हम लोग 100 तक रख सकते हैं, मीडियम है तो हम 80 तक रख सकते हैं, स्मॉल है तो हम लोग 50 से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। तो ये अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की भी बहुत बड़ी कॉस्ट लग जाती है। रिक्रूटमेंट के लिए पहले सेलेक्ट करो, फिर इंटरव्यू लो, ये सब कॉस्ट भी अफेक्ट करती है बहुत। रिक्रूटमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो HR के जो स्पेशलाइज्ड होता है बहुत ज़्यादा, उन लोगों को बुलाया जाता है तो उन लोगों की कॉस्ट लगती है। तो ये सब भी अफेक्ट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, मीनिंग कर लिया है, सॉर्ट्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड दी फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।